किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट या व्यावसायिक कंसर्न की बैलेंस शीट में जो 2 पीरियड के असेट्स और लायबिलिटीज़ में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, यदि कोई विवरण ऐसा बनाया जाए जो इन चेंजेस को दिखा सके तो ऐसे विवरण को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट या फंड बहाव विवरण कहते हैं। प्रायः ये आप देखे होंगे कि जो बैलेंस शीट का आजकल कंपनी अधिनियम 2013 में प्रोफार्मा दिया गया है उसमें 2 पीरियड के अमाउंट दिखाने होते हैं। एक तो जो पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है का अमाउंट है, और करंट ईयर की बैलेंस शीट का अमाउंट है। तो इन अमाउंट में जो चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन पॉजिटिव रहे हैं या नेगेटिव रहे हैं, यानी बढ़े हैं या घटे हैं। तो जो विवरण इस चीज़ को दर्शाए, ऐसे विवरण को फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब कहाँ से फंड आया, यानी कहाँ से फंड आया और कहाँ फंड का उपयोग किया गया, इस चीज़ को, इस रकमों को जिन विवरणों में दिखाया जाए उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। फंड से तात्पर्य शुद्ध कार्यशील पूंजी या नेट वर्किंग कैपिटल से होता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि जो टोटल करंट एसेट्स होती है उसमें से टोटल करंट लायबिलिटी घटा दी जाए तो नेट वर्किंग कैपिटल होती है। यही जो है नेट वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर में क्या रही और यही नेट वर्किंग कैपिटल करंट ईयर के एंड में क्या रही, इनको हम ज्ञात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा। किन किन अमाउंट में या किन किन आइटम्स में ये चेंजेस हुए हैं, ये इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, उसको हम जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट के जरिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक तो फंड है, दूसरा फ्लो है। फंड का मतलब कोष या जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दूसरा बहाव यानी फ्लो, जिसमें चेंजेस हुए। ये चेंजेस भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो चेंजेस जो इंक्रीज हुआ है और एक चेंजेस जो डिक्रीज हुआ, यानी नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ी या नेट वर्किंग कैपिटल घटी। कहने का मतलब ये, जो टोटल करंट एसेट्स अगर 1 लाख है और टोटल करंट लायबिलिटी अगर 80,000 80,000 है तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारी होगी 20,000 की। अगर मान लीजिए करंट एसेट्स बढ़ जाती है, 1,10,000 हो जाती है और आपका ये टोटल करंट लायबिलिटी 80,000 ही रहती है तो नेट वर्किंग कैपिटल आपकी 20,000 से 30,000 हो जाएगी, यानी 10,000 बढ़ेगा। तो ये जो 10,000 बढ़ा, क्यों बढ़ा? करंट एसेट्स बढ़ गई। करंट एसेट्स तब बढ़ेगी कि जब आप उस एसेट्स को परचेज करेंगे, यानी परचेज करेंगे तो 10,000 रुपया आपका बाहर संस्था से जाएगा। इसके विपरीत जो आपके एसेट्स हैं, मान लीजिए घट करके 1 लाख से 90,000 हो गई और करंट लायबिलिटी वही रही, तो इस तरीके से आपकी वर्किंग कैपिटल घट करके कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। करंट एसेट्स घटने का मतलब है कि आपके पास 10,000 रुपये आए। तो अगर ये इंक्रीज हुआ नेट वर्किंग कैपिटल तो फंड आपके पास से जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हुआ तो फंड आपके पास आएगा। इसी को हम जो है इनफ्लो या आउटफ्लो कहते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से फंड आया, जिसको हम सोर्सेस के नाम से जानते हैं, और कहाँ कहाँ फंड इनका उपयोग किया गया, जिसको हम यूजेज ऑफ फंड कहते हैं या एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से अगर करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी में परिवर्तन होता है तो उसको हम, उससे आपकी वर्किंग कैपिटल यानी नेट वर्किंग कैपिटल जो इफेक्टिव होती है या परिवर्तित होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा होगा तो इसमें जो इंक्रीज हुआ उसको हम सोर्सेस ऑफ फंड मानेंगे, जो डिक्रीज हुआ उसको हम यूजेज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड मानेंगे। तो जो इंक्रीज ऑफ
फंड है यानी सोर्सेज ऑफ फंड है, किस किस पॉइंट से किस किस आइटम से बैलेंस शीट से पता लगाया जा सकता है। एक तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी से शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अमाउंट में इंक्रीज हुआ है तो इससे पता चलेगा। इसके अलावा ये जो शेयर इशू किए जाएंगे ये प्रीमियम पर हो सकते हैं या डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। प्रीमियम पर होंगे तो उसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बारोइंग्स है, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं जैसे डिवेंचर्स हैं, मॉर्गेज लोन है, या इनको आजकल हम बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, इसमें अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब फंड आपने बारो किया यानी फंड आप ये लिया गया, तो इसको फंड के सोर्सेज में मानते हैं। फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो बेची जाती हैं उनसे जो अमाउंट प्रोसीड्स मिलेगी वो सोर्सेज ऑफ फंड होगा। इसके बाद जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, माने बैलेंस शीट के साथ साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है या जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं केवल बिजनेस प्रॉफिट यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट जिसको कहते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी के कारण जो प्रॉफिट होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके या स्टेटमेंट के थ्रू में। तो प्रॉफिट में अगर इंक्रीज हुआ तो उसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे, और अगर ये आपका लॉस हुआ तो इसको आप एप्लीकेशन ऑफ फंड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके 4 पॉइंट होगी। 5वां पॉइंट इसमें जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये सब इसमें लिखा जाएगा। इसी तरीके से डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अभी हमने बताया था कि अगर वर्किंग कैपिटल घटती है तो उसको हम सोर्सेज ऑफ फंड मानते हैं। तो इस तरीके से जो ये आपके 6 साधन होते हैं जो फंड के होते हैं, सोर्सेज फंड होते हैं। इसी तरीके से इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, जिसको रकम कहाँ संस्था से गई, कंपनी से गई, किन किन अमाउंट में पेमेंट इनका किया गया, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर्स होता है, इसमें डिवेंचर्स होते हैं, इनका पेमेंट किया जाता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होते हैं। आजकल कंपनी अधिनियम जब 2013 बना है तो उसमें एक इक्विटी शेयर्स का भी रिडम्पशन होता है। वो किसके, बाई बैक के अंतर्गत कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को परचेज कर सकती है अंडर बाई बैक स्कीम के अंतर्गत। तो अगर ऐसा है किसी कंपनी में तो वो भी आपका यूजेज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाएगा। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म लोन है, मॉर्गेज लोन है, उनका जो पेमेंट किया जाएगा वो इसमें दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, ये सब जो है अगर परचेज की गई हैं, अमाउंट उसमें एक्सपेंडिचर किया है, ये कैसे पता चलेगा कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हैं या डिक्रीज़ हैं। ऐसी कंडीशन में हम डेप्रिसिएशन को ध्यान में रख करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना इसमें एसेट्स परचेज की गई या एसेट्स सेल की गई। इसके लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा जो बाद में हम दिखाएंगे। इसके बाद लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो बिजनेस ऑपरेशनल लॉस अगर होता है तो वो फंड के उपयोग में लिखा जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड, जो टैक्स एंड डिविडेंड का अगर पेमेंट होता है, इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, तो ये सभी आपके यूजेज ऑफ फंड में लिखा जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो ये आपके यूजेज ऑफ फंड में होगा। वर्किंग कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी कि जब आप एसेट्स परचेज करेंगे तो उसमें कैश जाएगा, या करंट लायबिलिटी का अगर पेमेंट करेंगे तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से जो लायबिलिटी के पेमेंट में, करंट लायबिलिटी के पेमेंट में या असेट्स के परचेज में अमाउंट स्पेंट होता है, उसके आधार पर हम नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। अगर ये नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई तो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके लिए हम एक शेड्यूल, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको चेंजेस ऑफ
वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो बाद में बनाया जाएगा। इसके बाद ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे ये वर्किंग कैपिटल इफ़ेक्टिव होती है, नेट वर्किंग कैपिटल इफ़ेक्टिव होती है। तो इसको हमने 6 पॉइंट में नोट किया है और 3 पॉइंट में ऐसा नोट किया है कि जिसमें अकाउंट ये वर्किंग कैपिटल नहीं होती इफ़ेक्टिव। कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं? अगर करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, मतलब अगर बैलेंस शीट का असेट साइड लेंगे तो उसमें करंट एसेट्स से और फिक्स्ड एसेट्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उससे जो है आपका वर्किंग कैपिटल इफेक्टिव होगी। करंट एसेट से कैपिटल के बीच में होगा, करंट एसेट से नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी के बीच में होगा तो ये हो गया। मतलब आपको ये देखना है कि क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर करंट एसेट्स का फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स से फिक्स्ड लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा तो इनसे वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगी। करंट लायबिलिटी और फिक्स एसेट्स से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी लेंगे, उससे आप असेट साइड में जाएंगे, असेट साइड में और करंट लायबिलिटी के बीच में अगर कोई तिरछा यानी वो संबंध है, जो ट्रांजैक्शन है, तो उससे होगा। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी और कैपिटल के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उससे ये वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगी। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी यानी जो फिक्स्ड लायबिलिटी है जिसमें मॉर्गेज लोन ये सब आते हैं, डिवेंचर हैं, ये सब आते हैं, तो इसमें हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम जो है इसमें करंट वर्किंग कैपिटल जो है इफेक्टिव नहीं होती है, वो कैसे कि सीधा इनका ट्रांजैक्शन होता है। जैसे करंट एसेट से करंट लायबिलिटी के बीच में अगर कोई सीधा ट्रांजैक्शन होगा, फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड लायबिलिटी में कोई ट्रांजैक्शन होगा, फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा। जैसे बिल्डिंग आपने खरीदा, इशू कर दिया शेयर, बिल्डिंग आपने खरीदा, डिवेंचर इशू कर दिया। करंट एसेट्स का स्टॉक खरीदा आपने, स्टॉक आपने खरीदा, उसके अगेंस्ट में बिल्स पेबल आपने दे दिया, यानी एक्सेप्टेंस दे दिया। तो इस तरीके से ये आपका जो ट्रांजैक्शन है जिनके बीच में ये ट्रांजैक्शन होगा तो वर्किंग कैपिटल इफेक्टिव नहीं होगी, अर्थात न तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में शामिल किए जाएंगे और न तो आपके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन में। इसी चीज़ को हमने एक छोटे से चार्ट के रूप में नीचे बना दिया, डायग्राम के रूप में। अगर आप देखेंगे इसमें तो जो नॉन करंट एसेट्स है और नीचे कैपिटल के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसमें नो फ्लो ऑफ फंड्स लिखा है। इधर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में जो सीधा ट्रांजैक्शन होगा उसमें नो ऑफ फंड होगा। इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इससे फ्लो ऑफ फंड होगा। अगर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इससे फ्लो ऑफ फंड होगा। इस तरीके से ये जो तिरछी रेखाएं खींची गई हैं, डबल लाइन या सीधी रेखाएं डबल लाइन से खींची गई हैं, अगर इस तरीके से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसमें जो है आपका ये फ्लो ऑफ फंड या फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रभावित होगा। तो इस चीज़ को हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट या वर्किंग कैपिटल शेड्यूल, इसको हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे।